तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग मूवी के बारे में। ये मूवी इंडिया में 4 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई है और इस मूवी के डायरेक्टर है शुनसुके नाकाशिगे। ये मूवी सोलो लेवलिंग नॉवल पर बेस्ड है जिसके ऑथर है चुगोंग। तो अब बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एक्शन और आप देख रहे हैं एक्शन ब्लेज। तो ये मूवी अप्रोक्स 2 घंटे की है जिसमें लगभग 1.5 घंटा हमें सिर्फ सीजन 1 का ही रिकैप दिखाया जाता है और बाकी बचा हुआ भाग सीजन 2 का होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सीजन 1 की थोड़ी जानकारी ले लीजिए ताकि आपको आगे मूवी समझने में कोई भी परेशानी ना आए। तो देखो, सीजन 1 में मांगा के टोटल 45 चैप्टर्स को कवर किया गया है जिसमें टोटल 7 आर्क्स हैं और पहले आर्क में हमें डी रैंक डंजन देखने को मिलता है जिसमें हमें इंटर डायमेंशनल पोर्टल यानी दूसरी दुनिया के द्वार, जिन्हें गेट्स भी बोला जाता है, वही देखने को मिलते हैं जो लगभग 10 साल पहले से आ रहे हैं और यह कहीं भी एकदम से खुल जाते हैं, जिसमें रहस्यमय जीव होते हैं जिन्हें मारकर इंसान इन जीवों के शरीर के अंदर से एसेंस स्टोन ले सकते हैं और ये एसेंस स्टोन बहुत ज्यादा कीमती होते हैं क्योंकि ये एक आइडियल फ्यूल की तरह भी काम करते हैं। अब जिन लोगों को आइडियल फ्यूल के बारे में कुछ नहीं पता तो बस ये जान लो कि एक काल्पनिक ईंधन है जो कभी भी खत्म नहीं होता या बहुत सारा है जिसके खत्म होने की चिंता ही नहीं करनी, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, यानी इसको यूज करने से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। बाकी इसको यूज करके वेपन्स और आर्मर भी बनाए जाते हैं। अब ये इंटरडायमेंशनल पोर्टल यानी गेट सीधा डंजन में खुलते हैं जो तहखाने की तरह होते हैं, यानी राजमहलों का वो निचला हिस्सा जो जमीन के नीचे है और खजाने से भरा हुआ है। अब खजाने से याद आया कि डंजन में माना क्रिस्टल भी मिलते हैं जिसे खुद इंसानों को हाथों से खोद कर निकालना पड़ता है क्योंकि डंजन्स में बिजली काम ही नहीं करती, और ये माना क्रिस्टल भी एसेंस स्टोन की तरह कीमती होते हैं क्योंकि इनसे भी बिजली बनाई जा सकती है। अब आपको लगेगा कि इन गेट्स से रहस्यमय जीव भी तो इंसानों की दुनिया में आ सकते हैं क्योंकि ये तो पोर्टल है ना जो 2 दुनियाओं को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, आ सकते हैं, पर उसके लिए कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा जिसे डंजन ब्रेक कहा जाता है। पर गवर्नमेंट इंसानों की सुरक्षा के लिए ऐसा होने ही नहीं देती है और 10 साल पहले इन पोर्टल्स के आने के साथ ही कुछ इंसानों को भी मैजिकल पावर्स मिली हैं जिनको हंटर्स कहा जाता है क्योंकि वही लोग इन रहस्यमय जीवों का शिकार कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट इन लोगों को भेजकर पोर्टल्स के अंदर के जीवों को मरवा देती है। अब ये पोर्टल्स बंद तभी होते हैं जब इसके अंदर के जीवों में सबसे शक्तिशाली जीव यानी बॉस को मार दिया जाए। अब इसी सब के चलते खतरे को मापते हुए 6 अलग अलग रैंक्स बनाई गई हैं जिसमें सबसे ऊपर एस रैंक आती है यानी स्पेशल रैंक। इस रैंक में सबसे शक्तिशाली इंसानों, रहस्यमय जीवों और कीमती वस्तुओं को रखा जाता है। इसके बाद जैसे जैसे रैंक कम होती जाती है इसका मतलब है कि शक्ति, खतरा और कीमत भी घटती जाती है। सबसे बेकार और कमजोर रैंक ई मानी जाती है जिस रैंक का एक हंटर संग जिन वू है। और नाम सुनकर ये मत कहना कि भाई ये जापानीज साउंड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक साउथ कोरियन नॉवल पर बेस्ड है तो नाम भी कोरियन ही होंगे ना। अब होता क्या है, संग जिन वू जिसकी माँ बीमार है और जवान बहन जिसकी पढ़ाई का खर्चा भी उसी के कंधों पर है, वो एक हंटर बस इसलिए बनता है क्योंकि इस काम में बाकी कामों के मुकाबले थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं और कोई भी हंटर उसकी रैंक को नहीं बढ़ा सकता चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले। और ई रैंक का हंटर होने के कारण वो बहुत ज्यादा कमजोर है और ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पा रहा है। फिर वो एक दिन डी रैंक डंजन में जाता है जिसके रेड लीडर सोंग चियूल होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर जिनवू को मिलाकर टोटल 13 लोग होते हैं जो इस रेड का हिस्सा बनते हैं, पर बाहर सिर्फ 6 लोग ही आ पाते हैं और बाकी सब मारे जाते हैं। पर आप चिंता मत लो क्योंकि कहानी का मेन कैरेक्टर कभी मरता है क्या, नहीं ना यार। तो बस अपने जिनवू भैया के अलावा बाकी बचे हुए लोगों के नाम है रा हेन योंग, कांग जियोंगो, किम संग शिक, ली जूही, सोंग चियूल। नाम थोड़े इधर उधर हो जाए तो भाई माफी चाहता हूँ क्योंकि ये कोरियन नाम है। अब क्योंकि ये एक डबल डंजन थी यानी एक तहखाने में दूसरे तहखाने का दरवाजा जो कि कार्डिनेंट टेम्पल में खुलता है, संग जिनवू कार्डिनेंट टेम्पल में सबसे आखिर तक रुकता है जिसकी वजह से वो इस टेम्पल के हिडन बॉस कांडिहारू या आर्किटेक्ट के द्वारा बनाए गए एक सिस्टम का पार्ट बन जाता है। और ये सिस्टम गेम की तरह मिशन पूरे करने पर जिनवू की पावर्स को इंक्रीज कर देता है जिससे जिनवू उसकी रैंक बढ़ा पाता है। अब जिनवू इस सिस्टम की मदद से गेम की ही तरह लेवल अप करके उसकी रैंक को बढ़ाने लगता है। फिर जब जिनवू लेवल 40 पर आता है
तो उसके पास एक क्लास चेंज या जॉब चेंज, आपको जो कहना है कहो, बस उसी मिशन का नोटिफिकेशन आता है। इस मिशन में जिनवू को पता चलता है कि जब वो किसी को जान से मारेगा तो मरने वाले की आत्मा को वो परछाई के रूप में अपनी आर्मी का पार्ट बना सकता है। इसी के साथ जिनवू को न्यू जॉब टाइटल मिलता है नेक्रोमेंसर, यानी मृत आत्माओं को पुनर्जीवित करने वाला जादूगर। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस आर्क में जिनवू की क्लास या जॉब जो कि एक ई रैंक हंटर की थी, अब वो चेंज होकर नेक्रोमेंसर हो चुकी है। और इसी के बाद तुरंत ही जिनवू की क्लास एक बार और चेंज होती है और वो नेक्रोमेंसर से डायरेक्ट शैडो मोनार्क बन जाता है, यानी अब जो शैडोज एक्सट्रैक्ट की जाएंगी वो जिनवू का ऑर्डर भी फॉलो करेंगी। इसी के साथ सीजन 1 समाप्त। फिर आगे हमें मूवी में सीजन 2 का नाम देखने को मिलता है, जो है अराइज फ्रॉम द शैडो। सीजन 2 रेड गेट आर्क से शुरू होता है, जिसमें 45 से लेके 54 तक टोटल 10 चैप्टर्स हैं। अब हमारे जिनवू भैया जॉब चेंज आर्क के बाद इतने थक चुके थे कि मस्त अगले दिन 2 बजे तक घोड़े बेचकर सोते हैं। फिर उनकी बहन जिन्हा का कॉल आता है और वो बोलती है कि 5 बजे स्कूल में पीटीए है, फटाफट आ जाना। अब मूवी में काफी सारी डिटेल्स को हाइड कर दिया है, पर आप चिंता मत लो, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल वाली, उसमें हम एक सुई को भी नहीं छोड़ेंगे। पर उसके लिए मुझे इस वीडियो पर 100 लाइक्स चाहिए, तो एम करते हैं 100 लाइक्स का। और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको सोलो लेवलिंग का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो आपको भी ये रहस्यमय जीव उठा कर ले जाएंगे। अब देख लो आप लोगों को क्या करना है। तो चलो यार, हम अपनी वीडियो पर वापस चलते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू जिन्हा के स्कूल जाता है। वहाँ सभी लड़कियां जिनवू पर लट्टू हो रही हैं, यहाँ तक कि जिन्हा की होमरूम टीचर भी। भाई का जलवा देख रहे हो। फिर जिन्हा की होमरूम टीचर जिनवू को बताती है कि तुम्हारी बहन तो पढ़ाई में ठीक ठाक है, बढ़िया कर रही है, पर उसकी एक फ्रेंड हान सॉन्ग यी, जो हमें एनिमे के सीजन 1 में एपिसोड नंबर 10 में भी देखने को मिलती है, जब जिनवू के अजिन गिल्ड का डी रैंक का वाइस गिल्ड मास्टर यू जिनहो एक सी रैंक की रेट के लिए मेंबर्स को फुलफिल करता है, तो उसमें वहाँ हान सॉन्ग यी भी मौजूद होती है। अब जिन्हा की टीचर का यह कहना है कि हान सॉन्ग यी की रैंक ई है और ई रैंक के हंटर की जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है, पर सॉन्ग यी अगर हंटर ही बनना चाहती है तो कम से कम उसको हाई स्कूल तो कंप्लीट करना ही चाहिए। अब जिनवू नहीं चाहता है कि उसकी बहन की फ्रेंड पैसों के लालच में आकर एक ई रैंक हंटर बनकर किसी रेड में मारी जाए, इसलिए जिनवू सॉन्ग यी को यह समझाने के लिए कि एक रेड कितनी खतरनाक हो सकती है, एक सी रैंक के गेट में लेके जाता है। पर इस रेड में टोटल 12 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक ए रैंक का, 7 बी रैंक के और 4 सी रैंक के मेंबर्स होते हैं। इसलिए जिनवू ये सोचने लगता है कि कहीं उसका आइडिया फेल ना हो जाए, क्योंकि ये लोग तो आराम से सी रैंक के बॉस को हरा देंगे और सॉन्ग यी को पता ही नहीं चलेगा कि असली खतरा क्या होता है। और जिनवू का प्लान सिर्फ सॉन्ग यी को रेड होती कैसी है ये दिखाना था, ना कि उसमें पार्टिसिपेट करना। पर जब सभी अंदर चले जाते हैं तो गेट रेड हो जाता है, जिसका मतलब है कि गेट सी रैंक का नहीं है बल्कि ए या एस रैंक का है। अब अगर गेट बी रैंक का होता है तो उसके बॉस को हराने के लिए कम से कम 3 ए रैंक के हंटर्स चाहिए होते हैं, और अगर गेट ए रैंक का होता है तो उसके बॉस को हराने के लिए कम से कम एक एस रैंक का हंटर या 10 ए रैंक के हंटर्स चाहिए होते हैं। अब रेड गेट का सीधा सा मतलब है कि आप फंस चुके हो, क्योंकि गेट का एक साइड क्लोज हो चुका है और वो तभी खुलेगा जब आप उस गेट के बॉस को जान से मारोगे, या फिर आपको डंजन ब्रेक होने तक का इंतजार करना होगा। पर यह भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक डंजन को ब्रेक होने में अर्थ पर करीब 7 दिनों का टाइम लगता है, और दूसरी तरफ से जहां से वो डंजन कनेक्ट होता है वहां का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतता है, यानी अर्थ का एक दिन दूसरी दुनिया के 7 दिनों के बराबर होता है, या फिर उससे भी ज्यादा का हो सकता है। जिसका मतलब है कि जो लोग डंजन में फंस चुके हैं उनको डंजन ब्रेक के लिए करीब 50 दिनों या उससे भी ज्यादा का इंतजार करना होगा, पर तब तक तो उनका ही गेम फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि गेट तो सी रैंक का ही था, पर जब जिनवू उसके अंदर जाता है तभी ये गेट रेड गेट में बदल जाता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जिनवू के पीछे एस रैंक का हंटर वांग डोंग सू पड़ा है, क्योंकि वो जिनवू से उसके बड़े भाई वांग डोंग सुक की मौत का बदला लेना चाहता है, और जिनवू के रेड गेट में फंसे होने से वो डोंग सू से कुछ टाइम के लिए बच गया है, क्योंकि रेड गेट में तब तक कोई नहीं जा सकता है जब तक कि डंजन ब्रेक ना हो जाए। डोंगसू गेट पर आता तो है, पर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसको लगता है कि एक रेड गेट में ई रैंक का हंटर तो कब का मर चुका होगा, और यही सोचकर वो वहां से चला जाता है। अब अगर गेट सी रैंक का था और बाद में वो ए या एस रैंक का हो चुका है, तो गेट के मॉन्स्टर्स का क्या हुआ? क्या सी रैंक के मॉन्स्टर्स को एस रैंक के मॉन्स्टर्स ने मार दिया, या फिर सी रैंक के मॉन्स्टर्स ही एस रैंक के मॉन्स्टर्स में इवॉल्व हो गए हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि दोनों ही रैंक के मॉन्स्टर्स अब को एग्जिस्ट करते हैं।
और आप यह बात भी जान लो कि डंजन का शाब्दिक मतलब तो तहखाना ही होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि हर गेट के पीछे एक तहखाना ही हो, क्योंकि जमीन के ऊपर भी गेट खुल सकते हैं, जैसा कि इस गेट में हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि जिनवू का रेड में जाने का पर्पस तो कुछ और था, बट हो कुछ और ही गया। तो वो सोंग यी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है और जिनवू के साथ 3 और हंटर्स जुड़ जाते हैं, जिसमें से 2 हंटर्स गो म्यूंग ग्वान और यून गीजुंग को तो खुद ए रैंक का हंटर किम चुल उसकी टीम से ही हटा देता है, क्योंकि वो दोनों सी रैंक के हंटर्स थे। तो किम चुल को लगता है कि वो दोनों किसी काम के नहीं हैं और खुद एक बी रैंक की हंटर पार्क ही जिन जिनवू के साथ आना पसंद करती है, क्योंकि वो समझती है कि जिनवू ई रैंक का हंटर नहीं है बल्कि ए या एस रैंक का हंटर है, क्योंकि जिनवू आइस एल्फ का एक तीर उसके हाथ से रोक लेता है। पर अब आप सोचोगे कि एक तीर ही तो रोका है, ऐसा क्या खास है इसमें? तो ये एक आइस एल्फ का तीर है जो शरीर के जिस हिस्से में लगता है उस हिस्से को जमा देता है और जिनवू उसको हाथ से पकड़ता ही नहीं है बल्कि तोड़ भी देता है। फिर इसके बाद जिनवू सी रैंक के बॉस आइस बियर को मार देता है और बाद में एस रैंक के बॉस आइस एल्फ को भी हरा देता है। आइस एल्फ से फाइट के दौरान जिनवू किम चुल को भी मार देता है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ही चुल थी, इसलिए उसने जिनवू पर ही अटैक कर दिया था। और फिर जिनवू किम चुल की भी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके फाइट में यूज करता है, यानी कि जिनवू इंसानों की भी शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसी के बाद जिनवू और सोंग यी उनके साथ के तीनों मेंबर्स के साथ सेफली गेट से बाहर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि गेट के अंदर करीब 1 हफ्ता बीत चुका था, पर बाहर सिर्फ कुछ ही घंटे बीते थे। और व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर एस रैंक हंटर बेक यूनहो गेट के बाहर रेड मेंबर्स का इंतजार कर रहा होता है और उसको उम्मीद थी कि शायद ए रैंक का हंटर किम चुल तो बच गया होगा, पर लो रैंक के हंटर्स को देखकर वो शॉक हो जाता है। यूनहो जिनवू से जो लोग गेट के अंदर मर चुके थे उनसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, पर जिनवू यूनहो का हाथ झटकार कर साफ मना कर देता है, जिस पर यूनहो को बहुत गुस्सा आता है। पर जिनवू बोलता है कि तुम्हें तो मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से 3 लोग बच गए। इस पर यूनहो माफी मांग लेता है और जिनवू के वर्क को अप्रिशिएट भी करता है। फिर हमें पता चलता है कि जिनवू का मूड खराब था क्योंकि वो आइस एल्व्स के बॉस की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जिनवू को सिर्फ 3 चांस मिलते हैं और वो तीनों बार आइस एल्व्स के बॉस की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद जिनवू सोंग यी को उसके घर ड्रॉप कर देता है और उस समय सुबह के लगभग 4 बज रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं कि सोंग यी जिनवू को उसके नाम से बुलाती है, जिस पर जिनवू भी हैरान हो जाता है क्योंकि सोंग यी पहले जिनवू को मिस्टर बुलाती थी। अब इसका मतलब है कि सोंग यी को भी जिनवू पसंद आने लगा है, पर जिनवू सोंग यी को उसकी बहन की नजरों से ही देखता है। उसके बाद जिनवू अपने घर चले जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में हम जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आए वो आप तक पहुंचे बिना किसी देरी के। और साथ ही एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हो ताकि हम ऐसे ही एनिमे कंटेंट और भी लेकर आ सकें। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट एनिमे कैरेक्टर बताना मत भूलना। आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। ब्लेज ऑफ।